आज की क्लास में हम मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पे चर्चा करेंगे। तो 2023 का मेडिसिन क्षेत्र का नोबेल दो लोगों को मिला है। एक है कैटलिन कैरिको और दूसरा है ड्रू विजमैन। और इन्हें जो नोबेल मिला है वो न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन के क्षेत्र में डिस्कवरी के लिए दिया गया है। तो शब्द देखो, ध्यान रखना है, न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन। और इनकी इस खोज के कारण या इनकी इन डिस्कवरीज के कारण कोरोना के विरुद्ध एमआरएनए जो वैक्सीन थी उसका निर्माण संभव हो पाया। अर्थात अगर ये अपनी डिस्कवरीज ना करते या अपनी रिसर्च ना करते तो कोरोना के विरुद्ध जो एमआरएनए वैक्सीन है उसका निर्माण संभव ना हो पाता। तो यहां से क्वेश्चन उठ के आता है कि एमआरएनए वैक्सीन ही इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। देखो, एमआरएनए वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है जिसकी कोरोना के विरुद्ध दक्षता बहुत ज्यादा है, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ इसे बहुत कम समय में तैयार किया जा सकता है। जो दूसरी वैक्सीन है, जैसे आपने सुना होगा वायरल वेक्टर वैक्सीन या होल वायरस वैक्सीन, प्रोटीन वैक्सीन, तो इस तरह की जो वैक्सीन है उनको निर्माण करने में कई सप्ताह लग जाते हैं। लेकिन इस वैक्सीन को, एमआरएनए वैक्सीन को, बहुत जल्दी बनाया जा सकता है। दूसरा, ये बहुत सस्ती है। तो बहुत सस्ती है, बहुत तेजी से बनाया जा सकता है, इसकी दक्षता बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ ये फ्लेक्सिबल है कि अगर कोरोना में म्यूटेशन हो रहा है तो साथ साथ इसमें भी जल्दी चेंजेस किए जा सकते हैं। तो इसमें अडेप्टेशन का गुण है एक तरह से कहूं तो। अगर जैसे ही कोरोना में एक वेरिएंट चेंज होता है तो हम एमआरएनए वैक्सीन को बहुत तेजी से चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए एमआरएनए वैक्सीन के लिए ही नोबेल दिया गया एक तरह से। और वो वैक्सीन निर्माण में योगदान किनका? इनका। अगर ये अपनी डिस्कवरी ना करते तो कभी भी इस वैक्सीन का निर्माण नहीं हो पाता या बहुत लंबा समय लगता। तो किसी भी इस तरह की जो आपदा होती है, इस तरह की जो बीमारी आती है, उसमें बहुत तेजी से वैक्सीन का निर्माण एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। तो अगर हम इससे आगे चलें तो हमें देखना होगा कि न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन क्या है। अगर ये मॉडिफिकेशन वो लोग ना करते तो क्या होता कि वैक्सीन के निर्माण में रोल किसका है? न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन का। तो अगर ये बेस मॉडिफिकेशन ना होता तो क्या होता? तो उसको हो देखने के लिए, उसको समझने के लिए हमें पहले देखना होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, एमआरएनए वैक्सीन बनती कैसे है, उसके प्रति हमारा शरीर कैसे रिस्पॉन्स करता है। तो देखो, अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है। देखो, अगर मैं कोरोना के संदर्भ में बात करूं तो कोरोना हमें इन्फेक्ट करता है तो हमारी वो सेल में पहुंचता है पहले। तो सेल में पहुंचता है, हमारी कोशिका में जाएगा तो वहां पर जाके वो अपनी संख्या को बढ़ाता है। तो सबसे पहला तो हमारी कोशिका में प्रवेश कैसे करता है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम देखें, ये कोरोना वायरस का डायग्राम है, देखो ये रहा। तो यहां पर ये जो आपको राउंड फिगर दिख रहा है ये आपका कोरोना वायरस है। और इस कोरोना वायरस के सरफेस पर इस तरह के प्रोटीन नजर आते हैं जिन्हें स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। तो इसकी सरफेस पर ये देखो, ये इसका मार्कर है एक तरह से कहूं कि ये इसकी खास विशेषता है कि इसकी सरफेस पर इस तरह के प्रोटीन नजर आएंगे जिन्हें हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। और दूसरी बात कोरोना के बारे में हमें याद रखनी है कि ये एक तरह का, इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, ना कि डीएनए। आरएनए वायरस है तो इसके अंदर ये जो इसका है, ये जेनेटिक मटेरियल है, ये आरएनए है, ना कि डीएनए। जैसे मनुष्य है तो ह्यूमन में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो यहां पर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो अब ये जो कोरोना वायरस है वो हमारे, ये जो पूरा का पूरा आपको डायग्राम दिख रहा है, ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये सेल है। तो ये जो कोरोना वायरस है हमारी सेल से जुड़ता है एक रिसेप्टर के थ्रू। हमारी जो सेल्स है उनके ऊपर एक रिसेप्टर मिलता है, एक प्रवर्ध मिलता है इस शेप का, यूं। उसमें क्या होता है कि ये कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन आके ऐसे फिट हो जाता है यूं। और उसके बाद इस रिसेप्टर के थ्रू वो हमारे शरीर के अंदर या हमारी सेल के अंदर चला जाता है। इस रिसेप्टर को कहा जाता है ACE2 रिसेप्टर। इसे बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, ACE2। तो इस ACE2 रिसेप्टर के थ्रू ही ये हमारी सेल के अंदर आएगा। अब जब हमारी ये सेल में आ जाता है तब ये यहां पर रेप्लिकेशन करना शुरू करता है, अर्थात अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू करता है। तो यहां हमारी सेल में आने के बाद ये अपनी संख्या को बढ़ाता है। देखो, इस डायग्राम से देखें, ये कोरोना वायरस है, इसके ऊपर ये स्पाइक प्रोटीन है जिसे हम एंटीजन कहते हैं। और जब ये हमारे शरीर के अंदर आया तो यहां पर ये अपनी संख्या को बढ़ाएगा, रेप्लिकेशन करेगा। तो जब हमारे शरीर में ये रेप्लिकेशन करता है, हमारे शरीर के जब ये अंदर
कोरोना वायरस पहुंचता है तो हमारा शरीर उसे एज ए फॉरेन एलिमेंट की तरह लेता है, उसे एक बाहरी पदार्थ के रूप में लेता है और अपने डिफरेंट डिफरेंट कोशिकाओं को एक्टिवेट कर देता है कि ये कोई बाहरी पदार्थ आ गया, अब इसका सामना किया जाए, इसको समाप्त किया जाए। तो होता क्या, सबसे पहले जो सेल एक्टिवेट होती है उसका नाम है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एपीसी सेल कहते हैं। ये एक तरह से मोनोसाइट सेल होती हैं। आपने सुना होगा डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स, उसी का एक प्रकार है मोनोसाइट। तो मोनोसाइट जब हमारे शरीर में कोई वायरस आता है तो वो इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के रूप में इस वायरस को निगल लेती है, एनगल्फ कर लेती है, अपने अंदर खींच लेती है। तो ये हमारे अंदर जो वायरस आया, इसको ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल या यूं कहूं डब्ल्यूबीसी का, श्वेत रक्त कणिकाओं का एक प्रकार है, वो इसको अपने अंदर निगल लेगा। और जैसे इन्होंने इसके अंदर निगला तो ये निगलेगा या एनगल्फ करेगा, वहां पर इसके एंजाइम इस कोरोना वायरस को तोड़ देंगे, उसको मार देंगे, उसको डिसइंटीग्रेट कर देंगे। तो जैसे ही ये टूटा तो इसके जो ये स्पाइक प्रोटीन है या यूं कहूं कोरोना के जो पार्ट है, इनको ये क्या करता है, अपने सरफेस पर प्रेजेंट करता है, इसकी सरफेस की सतह पर आ जाता है। जैसे मान लो किसी सेल के अंदर गया तो उसने उसको तोड़ दिया और उसके ये जो एंटीजन होंगे या ये स्पाइक प्रोटीन होंगे उसकी सरफेस पर आ जाएंगे। तो ये देखो यहां पर ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की सरफेस पर आ गए हैं स्पाइक प्रोटीन। तो ये अब क्या करेगी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, अब इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर जो टुकड़े आए स्पाइक प्रोटीन के, इनको पहचानती है टी हेल्पर सेल। तो ये क्या कर रही है, एक तरह से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इन एंटीजन को प्रेजेंट कर रही है, प्रस्तुत कर रही है टी हेल्पर सेल के सामने। अब टी हेल्पर सेल के सामने देखो ये रहा, इसके ऊपर भी एक रिसेप्टर लगा हुआ है। तो ये इस रिसेप्टर के थ्रू इनको पहचान लेती है, इनकी शेप को पहचान लेती है स्पाइक प्रोटीन की। तो टी हेल्पर सेल अब क्या करेगी, देखो सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एक्टिवेट हुई, उसने टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट किया। अब टी हेल्पर सेल क्या करती है, ये दो तरह की कोशिकाओं को एक्टिवेट कर देती है। एक का नाम है टी किलर सेल और दूसरी का नाम है बी सेल। ये भी श्वेत रक्त कणिकाओं का डब्ल्यूबीसी के प्रकार है। तो ये जो टी हेल्पर सेल आई, इसने एक तो एक्टिवेट कर दिया टी किलर सेल को, दूसरा एक्टिवेट कर दिया बी सेल को। अब इसके आगे टी जो किलर सेल हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी और जाएंगी इस कोरोना के पास और इन्हें मार देंगी, तभी इनका नाम है टी किलर सेल। तो ये कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम रिलीज करती हैं, साइटोटॉक्सिन्स कहते हैं जिन्हें, तो वो इन वायरस को मार देती है टी किलर सेल। दूसरी सेल होती है बी सेल, और बी सेल एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज होती हैं, ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, इन एंटीबॉडीज की शेप स्पाइक प्रोटीन के समान होती है, क्योंकि देखो टी किलर सेल ने स्पाइक प्रोटीन को पहचाना था तो इसी से ये एक्टिवेट हो गई। तो इससे जब ये एक्टिवेट होती हैं तो बी सेल एंटीबॉडीज का जब प्रोडक्शन करेंगी तो उनकी शेप स्पाइक प्रोटीन से मैच करती है। या यूं करें, ये एंटीबॉडीज क्या करेगी, एंटीबॉडी जाएंगी इस वायरस के स्पाइक प्रोटीन से जुड़ जाएंगी चारों तरफ से। तो एंटीबॉडीज क्या करती है, देखो यहां पर अगर मैं यहां बात करूं तो यहां पर ये कोरोना जो था हमारा, ये स्पाइक प्रोटीन के थ्रू हमारे रिसेप्टर से जुड़ रहा था। देखो ये स्पाइक प्रोटीन है और ये स्पाइक प्रोटीन इस रिसेप्टर से जुड़ा और उसके बाद ये हमारे सेल में आ गया और यहां पर इसने अपना नंबर बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन अगर क्या हो कि अगर हम इसको ब्लॉक कर दे चारों तरफ से स्पाइक प्रोटीन को, तो ये इसके साथ जुड़ ही नहीं पाएगा रिसेप्टर के साथ। तो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, एंटीबॉडीज जाएंगी और इसके इन स्पाइक प्रोटीन के साथ जुड़ जाएंगी और इस वायरस को ब्लॉक कर देंगी चारों तरफ से। तो ये अब किसी नई सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। तो एंटीबॉडीज का काम होता है वायरस को या बैक्टीरिया को ब्लॉक कर देना, उसे रेप्लिकेट नहीं होने देती, उसी नई सेल को इन्फेक्ट नहीं करने देती हैं। और जो टी किलर सेल है उनका काम होता है कि इनको जाकर मार देना, ये डायरेक्ट जाकर एक्शन लेती है। और ये सभी की सभी क्या है, डब्ल्यूबीसी हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। तो ये हमारा क्या, देखो ये इम्यून रिस्पॉन्स है, हमारा शरीर रिस्पॉन्स करता है जब कोई फॉरेन एलिमेंट हमारे शरीर में आता है। तो इस तरह से हमारा जो शरीर है हमारी वायरस से, बैक्टीरिया से, इनसे सुरक्षा करता है। अब देखो एक चीज और, हमारे शरीर में देखो ये टी सेल भी बन गई और बी सेल भी बन गई, साथ ही साथ कुछ मेमोरी सेल भी बन जाती हैं, याददाश्त वाली सेल, स्मृति सेल कोशिकाएं। मतलब कुछ टी सेल और बी सेल ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक रहती हैं,
तो इन्हें मेमोरी सेल इसलिए कहते हैं कि ये याद रखती हैं कि पिछली बार जब ये वायरस आया था तो हमने इसको अटैक करके मार दिया था। तो ये मेमोरी सेल के रूप में हमारे शरीर के अंदर लंबे समय तक रहती हैं कि अगली बार जब भी कभी इंफेक्शन आएगा, जब ये वायरस आएगा, तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं होना पड़ेगा कि पहले वायरस आएगा, फिर वो रेप्लिकेट होगा, फिर एपीसी के पास जाएगा, फिर हेल्पर सेल एक्टिवेट होंगी, फिर टी किलर सेल, बी सेल्स, तो इसमें समय लगता है। लेकिन हमारे अंदर अगर पहले से ही टी सेल है, बी सेल है, मेमोरी सेल के रूप में पड़ी हैं, तो जैसे ये आएगा तुरंत क्या होगा, ये यहां पहुंच जाएंगी और इनको मार देंगी। तो इस तरह से हमारा शरीर हमारी रक्षा करता है बैक्टीरिया से, वायरस से, फॉरेन एलिमेंट से। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है हमारे इम्यून सिस्टम का। लेकिन इसके साथ साथ हमें देखना होगा वैक्सीन का भी यही प्रोसीजर है। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन में भी हम क्या करते हैं, या तो किसी वायरस को हमारे शरीर अंदर डाल देते हैं, कोरोना वायरस को, कि उसमें हम किसी मरे हुए कोरोना वायरस को लेंगे, उसको शरीर के अंदर डालेंगे, उसको ये एपीसी पहचान लेंगी, हेल्पर सेल पहचानेंगी, ये दोनों बनेंगी और हमारे शरीर में टी और बी सेल बन जाएंगी। और फिर इससे क्या होगा, इससे अगर कोरोना हमें अब इसके बाद अगर इन्फेक्ट करेगा तो ये तुरंत से क्या हो जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे और उसको मार डालेंगे या उसको ब्लॉक कर देंगे, तो हम बीमार होंगे नहीं। ये कंसेप्ट है इसका। हो सकता है इसकी जगह पर हम वायरस की जगह पर इसके जीन को, स्पाइक प्रोटीन के जीन को किसी वेक्टर में डाल दें, किसी और वायरस में डाल के यहां भेज दें, तो भी उसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन होंगे, वो पहचान लेगा। तो कुल मिला के वैक्सीन का जो सिद्धांत ये कहता है कि वो हमारे शरीर को बीमार किए बिना हमें वायरस से या बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता देता है, कि हम ज्यादा बीमार भी नहीं होंगे और हमारे अंदर क्षमता आ जाएगी कि हम बैक्टीरिया से या वायरस से लड़ पाए। या इसे मैं दूसरे शब्द में कहूं कि वो हमारे अंदर टी सेल और बी सेल का निर्माण कर देती हैं, कि ताकि अगली बार जब इंफेक्शन हो तो हम तैयार हों और तुरंत एक्शन हो जाए उन पे। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। अब बात करते हैं हम, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं ब्लड सेल्स के बारे में। देखो, ब्लड सेल्स तीन प्रकार की होती हैं, एक रेड ब्लड सेल होती है, दूसरी व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, तीसरी प्लेटलेट्स होती हैं हमारे शरीर में। देखो, आरबीसी का क्या नाम है, इसे आरबीसी भी कह देते हैं शॉर्ट में। तो आरबीसी का क्या काम है, ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करती है। हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर जो ऑक्सीजन जाती है उसको ऑक्सीजन अंदर लेता है, उसको उसके साथ ये जुड़ता है और उसको सेल्स तक लेके जाता है, और फिर सेल्स से CO2 को वापस लाता है, और फिर धीरे धीरे हम फेफड़ों से और हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तो एक तरह से यूं कहूं कि ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और CO2 का, आरबीसी। दूसरी देखो सेल है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स है, इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इनका काम है हमारे शरीर में चोट लग जाती है तो रुधिर की क्लॉटिंग करना, ब्लड की क्लॉटिंग। आपने सुना होगा थक्का, हिंदी में कहते हैं थक्का जमना। तो हमारे जब चोट लगती है तो वहां पर ये सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं और एक थक्के का निर्माण, एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर देती हैं, जिससे ब्लड बहना रुक जाता है। तो उसमें रोल होता है प्लेटलेट्स का। तीसरी जो सेल होती है उन्हें बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। ये हमारे रक्षा करती हैं बैक्टीरिया से, वायरस से, इन सभी से। तो ये हमें बीमार होने से भी बचाती हैं। तो ये व्हाइट ब्लड सेल है। तो हमारा इम्यून सिस्टम इन व्हाइट ब्लड सेल से जुड़ा है, इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये 5 तरह की हैं मेनली, न्यूट्रोलोफिल है, योसिनोफिल है, बेसोफिल है, लिम्फोसाइट है और मोनोसाइट्स। अभी जो मैंने बताया था आपको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये एपीसी, ये इस मोनोसाइट का ही बदला हुआ रूप है। जब हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया आता है या वायरस आता है तो ये मोनोसाइट एपीसी सेल में कन्वर्ट हो जाती है और वहां जाती हैं और उसको मार देती हैं और अपने सरफेस पर उनके एंटीजन को प्रेजेंट करती हैं, जिससे टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हो जाती हैं। तो एक तरह से ये मारने का काम भी करती हैं और हमारे पूरे इम्यून सिस्टम को अलर्ट भी करती हैं, मोनोसाइट। देखो, दूसरी कौन सी है, लिम्फोसाइट। जो हमने अभी टी सेल और बी सेल पढ़ा था, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, बी सेल, वो सारी क्या है, लिम्फोसाइट है। तो टी किलर सेल तो खुद जाती हैं, जाकर जहां पर इंफेक्शन हुआ होता है वहां पर उस बैक्टीरिया या वायरस को मार देती हैं। जबकि बी सेल एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती हैं, तो वो एंटीबॉडीज वहां जाएंगी और उस वायरस को या उस बैक्टीरिया को ब्लॉक कर देंगी। तो वो लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं। तो टी सेल और बी सेल इससे संबंधित होती हैं। तो ये तो बेसिक हो गया हमारा इम्यून सिस्टम का।
अब बात करते हैं हम एमआरएनए वैक्सीन की। तो देखो एमआरएनए वैक्सीन का निर्माण कैसे होता है। देखो एमआरएनए वैक्सीन में क्या होता है कि हम स्पाइक प्रोटीन का यूज करते हैं, एक तरह से कहें तो। देखो हमने अभी पढ़ा था कोरोना वायरस के ऊपर, देखो ये स्पाइक प्रोटीन आपको दिख रहा होगा, ये रहा, इसमें इस तरह का बनाया हुआ, तो ये स्पाइक प्रोटीन है कोरोना वायरस के चारों तरफ जो सरफेस पे मिलता है। अब इस प्रोटीन का जो जीन होता है जिससे ये प्रोटीन बनता है, ये आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे अंदर जितने भी प्रोटीन बनते हैं वो एमआरएनए से बनते हैं। तो एमआरएनए में कोड होता है और एमआरएनए से क्या बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे। इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो शरीर है उसमें प्रोसीजर क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एमआरएनए से आगे क्या बनता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो इस पूरे प्रोसेस से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें कोरोना वायरस के अंदर, तो इसके अंदर आरएनए मिलता है। मैंने पहले ही बताया था कि आरएनए वायरस है। तो इसकी सरफेस पर जो ये जो प्रोटीन मिलता है, स्पाइक प्रोटीन है, इसका जो कोड होगा वो इसके अंदर होगा, इसके जेनेटिक मटेरियल में होगा। तो उस भाग को जिसमें इस स्पाइक प्रोटीन का कोड है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। ये स्पाइक प्रोटीन है जो इसको बनाता है, उसका जो कोड एमआरएनए में होगा उसको निकाल लिया जाता है और उसका यूज किया जाता है आगे और एमआरएनए बनाने में। तो करते क्या है एमआरएनए वैक्सीन में कि जो स्पाइक प्रोटीन है उसके एक तरह से मैं कहूं कि उसके जीन को ले लिया जाता है और उससे एमआरएनए का निर्माण किया जाता है, लैब में निर्माण किया जाता है। इसे बोलते हैं इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए, कि प्रयोगशाला में एक कृत्रिम एमआरएनए का निर्माण किया जाता है। अब जब यहां पर देखो ये एमआरएनए की कई सारी कॉपीज बन गई हैं, इन कॉपीज को इंजेक्शन में लिया जाता है और हमारे शरीर के अंदर डाल दिया जाता है। अगर मैं इसको इस डायग्राम से दिखाऊं, देखो यहां पर देखिए, यहां पर हमने एक लैब में एमआरएनए को तैयार किया जो किसका होगा, उसमें स्पाइक प्रोटीन का जीन होगा जो कोरोना की सरफेस पर पाया जाता है। तो ये रहा आपका आरएनए आरएनए, और इसमें ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये स्पाइक प्रोटीन का जीन है। और इसको एक क्या किया जाता है, एक लिपिड का नैनो पार्टिकल होता है, वसा का एक छोटा सा कण होता है, उसके अंदर पैक कर दिया जाता है और फिर उसको हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। और जब ये इंजेक्ट होगा तो देखो ये सेल है, तो सेल के अंदर ये आ गया यहां, और यहां पर क्या होगा, देखो ये एमआरएनए हुआ, तो एमआरएनए ने किसका प्रमाण निर्माण कर दिया, प्रोटीन का। देखो ये स्पाइक प्रोटीन का निर्माण कर दिया। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, एमआरएनए से वायरल प्रोटीन स्पाइक प्रोटीन का निर्माण हो गया जो कोरोना की सरफेस पर था। तो कुल मिला के क्या किया हमने, लैब में एमआरएनए को बनाया, उस एमआरएनए को एक लिपिड के कोट में डाला, नैनो कोट में, और उसके बाद उसको शरीर के अंदर डाल दिया। यहां पर ये एमआरएनए ने प्रोटीन का निर्माण किया और इस प्रोटीन को देखो फिर से वही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करेंगी, पहचान लेंगी, अपने सरफेस पर ले आएंगी, टी सेल और बी सेल को एक्टिवेट कर देंगी और हमारा शरीर तैयार हो जाएगा अगली बार इंफेक्शन से लड़ने के लिए। लेकिन देखो हमने बहुत छोटा सा पार्ट का ही यहां पर यूज किया, तो हम बहुत ज्यादा गंभीर रूप से बीमार नहीं होते हैं, थोड़ा मोटा रिएक्शन होता है बस, ज्यादा नहीं। तो ये एमआरएनए वैक्सीन है, आपकी काम ऐसे करती है। तो इसमें हमने क्या किया, एमआरएनए को हमारे शरीर के अंदर भेजा, और वो एमआरएनए किससे संबंधित था, स्पाइक प्रोटीन से संबंधित था कोरोना के। और जब हमारे शरीर में गया तो सेल में उसने स्पाइक प्रोटीन का निर्माण किया जिसको एपीसी ने पहचाना और टी और बी सेल बन गई। ये पूरा कंसेप्ट है एमआरएनए वैक्सीन का शॉर्ट में। लेकिन हुआ क्या कि इनकी खोज से पहले, मतलब जब ये इन्होंने डिस्कवरी की, जिसे हमने बोला था न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन, तो अगर इन एमआरएनए वैक्सीन को डायरेक्ट अगर हम डाल दें हमारे शरीर के अंदर, अगर ये एमआरएनए वैक्सीन, ये जो एमआरएनए बना है लैब के अंदर, इसको अगर हम लें इंजेक्शन में और हमारे शरीर में डाल दें, तो हमारा शरीर इसके प्रति रिएक्ट करता है, जो अभी हमने देखा, एपीसी बनाएगा, टी सेल बनाएगा, बी सेल बनाएगा, जिसकी वजह से ये जो एमआरएनए वैक्सीन है इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती थी, इसकी दक्षता कम हो जाती है। अर्थात अगर मैं कहूं कि मैंने लैब में जिसे इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए मैंने कहा उसको बनाया और उसको शरीर में इंजेक्ट कर दिया, तो हमारा शरीर रिएक्ट करता है, जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। उससे इसकी दक्षता कम हो जाती थी।
तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी एमआरएनए वैक्सीन के निर्माण में, और यहीं से उनकी खोज शुरू होती है, उनकी डिस्कवरी शुरू होती है। तो उन लोगों ने क्या देखा, इन्होंने देखा कि कोई मैमेलियन सेल लेते हैं जिसे आप स्तनधारी कहते हो। अगर किसी स्तनधारी कोशिका से, मैमेलियन सेल से हम एमआरएनए को लें और उसको हमारी सेल के अंदर डालें तो ये रिस्पॉन्स नहीं आता, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स नहीं आता, उसको वो नेचुरल लेती है, उसको वो फॉरेन एलिमेंट की तरह नहीं लेती। दोबारा से देखना, अगर किसी मैमिलियन सेल से, स्तनधारियों की कोशिका से हमने एमआरएनए लिया और उसे हमने इंजेक्ट किया तो हमारा शरीर उसे सॉरी फॉरेन एलिमेंट की तरह नहीं लेता। लेकिन वही एमआरएनए अगर हमने लैब में बनाया और हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट किया तो उसे वो फॉरेन एलिमेंट की तरह लेता है और रिएक्ट करता है, जिससे उसकी दक्षता कम हो जाती है। तो उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है कि जब हम मैमेलियन या नेचुरल जो हम एमआरएनए डाल रहे हैं वो तो रिएक्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो आर्टिफिशियल एमआरएनए डाल रहे हैं वो रिएक्ट कर रहा है। तब उन्होंने इस पर और रिसर्च किया, तो उन्होंने देखा कि जो एमआरएनए था उसके अंदर न्यूक्लियोसाइड बेस मिलते हैं। आपने सुना होगा नाइट्रोजन क्षार। डीएनए में 4 तरह के क्षार होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, जिन्हें हम एटीजीसी कहते हैं। और अगर हम बात करें आरएनए में तो वहां थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, तो वो नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो अगर मैं उसको दिखाऊं, फिर आते वापस से इस मुद्दे पर, लेकिन अगर मैं यहां पर आऊं इस जगह पर, तो यहां पर आपको न्यूक्लियोसाइड के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए और नाइट्रोजन बेस के बारे में पता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूं नाइट्रोजन बेस क्या है, तो वो एक नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड है, केमिकल रासायनिक कंपाउंड है, यौगिक है। देखो यहां पर, देखो ये दिखा, इसे बोलते हैं नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस कुल मिला के है क्या, देखो यहां पर ये नाइट्रोजन है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी कार्बन होगा, यहां पर भी कार्बन होगा, इस जगह पर। तो ये कार्बन है, देखो अगर मैं कहूं ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इन सब के मिलने से एक कंपाउंड बना है, केमिकल कंपाउंड है, जिसे हम नाइट्रोजन बेस कहते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो ये क्या है नाइट्रोजन बेस, कुछ नहीं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए रासायनिक यौगिक हैं। और ये 4 तरह के होते हैं, जिनका नाम है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। और मैंने भी बताया आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, ये रहा यूरेसिल, यहां लिखा, इसकी स्ट्रक्चर ये है, देखो एडेनिन की ये रही। तो इन्हें नाइट्रोजन बेस कहते हैं। अब क्या होता है, ये नाइट्रोजन बेस जब एक शुगर के साथ जुड़ जाए, शर्करा के साथ जुड़ जाते हैं, पेंटोस शर्करा जिसमें 5 कार्बन होते हैं, तो ये रही पेंटोस शुगर। देखो 1 2 3 4 और 5 कार्बन है इसमें, देखो हर जगह पर यहां पर कार्बन है, ये रहे, यहां पर कार्बन, ये भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन और ये भी कार्बन। तो 5 कार्बन युक्त शुगर से जब ये जुड़ जाते हैं तब इसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। इट मींस नाइट्रोजन बेस प्लस अगर मैं शुगर कर दूं तो यह बन जाएगा आपका न्यूक्लियोसाइड। और अगर न्यूक्लियोसाइड के अंदर मैं एक फॉस्फेट समूह जोड़ दूं, ये फॉस्फेट समूह है, देखो ये पी लिखा है ना, पी के साथ जुड़े हुए समूह है, तो फॉस्फेट समूह है। तो अगर मैं इसके साथ फॉस्फेट जोड़ दूं तो इसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। दोबारा से देखो, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बने हुए यौगिक, ये नाइट्रोजन बेस, इनके साथ अगर शुगर जोड़ दिया तो ये बन गया न्यूक्लियोसाइड, इनके साथ अगर फॉस्फेट समूह जोड़ दिया तो ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। और हमारा जो डीएनए होता है वो इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, इन्हीं का पॉलीमर होता है, एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं इस तरह से। देखो अभी हमने देखा था, ये रहा आपका नाइट्रोजन, ये रही आपकी शुगर, ये रहा आपका गुआनिन नाइट्रोजन बेस, और ये रहा फॉस्फेट समूह। ये दूसरा आपका शुगर, ये रहा आपका नाइट्रोजन बेस, यहां पर आपका आगे फॉस्फेट समूह हो जाएगा। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इसके नीचे तीसरा न्यूक्लियोटाइड, उसके नीचे चौथा। इस तरह से हमारा डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइडों से जुड़कर बना होता है। तो डीएनए में 2 पैरेलल श्रृंखलाएं होती हैं, देखो एक तो ये रही और एक दूसरे सामने ये रही। तो डीएनए देखो द्विकुंडलित होता है, एक इधर होता है और एक इधर होता है, आमने सामने 2 स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, ये देखो यहां पर। तो डीएनए की एक स्ट्रक्चर तो एक तो ये रही और दूसरी इसकी जो कुंडली है वो ये रही। और ये देखो किससे बना है, ए टी जी, ए टी सी, ए टी सी जी, मतलब कुल मिला के नाइट्रोजन बेस है।
तो ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है डीएनए। तो इधर भी न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं, इधर भी न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं, और ये दो आपस में इस तरह से जुड़ी होती हैं, तो इसे बोलते हैं डीएनए। और इस डीएनए से देखो इस एमआरएनए का निर्माण होता है। तो एमआरएनए देखो कैसा है, ये सिंगल स्ट्रैंड है, ये डबल स्ट्रैंड है, ये सिंगल स्ट्रैंड है। और इसमें भी यही होंगे ATGC। यहां पर थायमीन की जगह देखो यहां पर यूरेसिल है, AUGAUCU, इस तरह से। तो यहां पर ATGC नाइट्रोजन बेस है, यहां पर आपका AUGC है, थायमीन की जगह यूरेसिल हो गया। तो ये है आपका नाइट्रोजन बेस का कंसेप्ट। अब देखो इसमें क्या हुआ आगे। अब जब इन्होंने एमआरएनए वैक्सीन को, अब आते हैं वापस से एमआरएनए वैक्सीन पर। देखो एमआरएनए वैक्सीन में क्या हुआ, जब इन्होंने नेचुरल मैमेलियन सेल से एमआरएनए को लिया और हमारी कोशिकाओं में डाला, तो कोई इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स नहीं था। लेकिन लैब में जो इन्होंने इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए जो बनाया था, उसको अगर शरीर में डालते थे तो वो रिएक्ट कर रहा था, या यूं को उसके विरुद्ध इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा था, जिससे उसकी दक्षता कम हो रही थी। तो इन्होंने जब उसकी स्टडी की तो इन्होंने देखा जो हम नेचुरल एमआरएनए ले रहे थे तो उसके बेस में कुछ चेंज हो रहा था, उसके जो ये नाइट्रोजन क्षार है उनमें कुछ परिवर्तन हो रहा था, उनमें कुछ रासायनिक परिवर्तन इन्हें देखने को मिले। तो उन्होंने जब उन परिवर्तनों का अध्ययन किया और उसके बाद इन्होंने उसको अप्लाई करके देखा एमआरएनए में, तो उन्होंने उसके बेसिस को चेंज कर करके देखा। कभी थायमीन को चेंज करके देखा, कभी एडेनिन को चेंज करके देखा, कभी यूरेसिल को चेंज करके देखा। तो जब इस तरह के उन्होंने चेंज करके देखे, तो जब उन्होंने यूरेसिल में चेंज किया, या हम न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो यूरिडाइन में जब उन्होंने चेंज किया, तब देखा कि हमारे शरीर का जो इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स था, जो हमारा शरीर उसे फॉरेन एलिमेंट की तरह ले रहा था, वो रिस्पॉन्स कम आया। और यहीं से इनकी खोज को एक दिशा मिल गई। इन्होंने देखा कि जो एमआरएनए हमारे शरीर में जा रहा है, अगर हम उनके नाइट्रोजन बेस में कुछ संशोधन कर दें, कुछ मॉडिफिकेशन कर दें, तो हमारे शरीर का रिएक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, और जो वैक्सीन है फिर वो हमारे लिए सेफ हो जाएगी, और उसकी दक्षता भी बढ़ जाएगी, प्रोटीन का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। तो ये खोज थी इनकी। अगर मैं इसको इस डायग्राम से दिखाऊं, देखो यहां पर ये रहा। अब इस डायग्राम पे आते हैं। देखो ये रहा अनमॉडिफाइड एमआरएनए, जिसके बेस में कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है। तो ये देखो, इसे बोलते हैं यूरिडाइन। इसमें नाइट्रोजन बेस कौन सा होगा, यूरेसिल होगा। देखो ये रहा आपका पूरा का पूरा, यहां पर अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये आपका शुगर ग्रुप है, और ये रहा आपका नाइट्रोजन बेस। तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे थे, न्यूक्लियोसाइड। तो इस न्यूक्लियोसाइड के ये जो बेस था ऊपर की ओर, नाइट्रोजन बेस है, इसमें अगर कोई चेंज नहीं किया और इसको हमारे शरीर के अंदर डाला गया, तो हमारा शरीर इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स देता है, रिएक्ट करता है, उसे फॉरेन की तरह लेता है, फॉरेन एलिमेंट की तरह लेता है। लेकिन जब इसके बेस में मॉडिफिकेशन किया गया, देखो ये लिखा है बेस मॉडिफाइड एमआरएनए। तो जब एमआरएनए के बेसिस में मॉडिफिकेशन कर दिया गया और इसको हमारे शरीर में डाला गया, देखो यहां पर था यूरिडाइन, अब ये क्या हो गया, स्यूडो यूरिडाइन। अब इसको शरीर में डाला तो देखो इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स नहीं आया, अर्थात हमारा जो शरीर इस पर रिएक्ट कर रहा था उसने कम रिएक्ट किया, और यही इनकी डिस्कवरी थी। तो जो एमआरएनए वैक्सीन के निर्माण में जो सबसे बड़ी बाधा थी, उनको इन्होंने समाप्त कर दिया। अब एमआरएनए वैक्सीन को हम क्या करते हैं, जो अभी मैं आपको बता रहा था, हम लैब में एमआरएनए का निर्माण करते हैं, जिसे हमने बोला था इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए। उसमें हम साथ के साथ बेस में भी मॉडिफिकेशन कर देते हैं, कि उन क्षारों में भी परिवर्तन कर देते हैं, और उसके बाद उसको हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, तो हमारा शरीर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। तो ये इनकी पूरी डिस्कवरी थी कि अनमॉडिफाइड एमआरएनए की जगह हम बेस मॉडिफाइड एमआरएनए का यूज करेंगे, तो वो वैक्सीन सेफ रहेगी, हमारा शरीर ज्यादा इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स नहीं देगा, और इसकी दक्षता बहुत बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ देखा गया कि इसका प्रोटीन का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। इसीलिए इनकी डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया, और इन्होंने पूरा का पूरा एक तरह से रास्ता खोल दिया है एमआरएनए वैक्सीन के निर्माण में। और अभी मैंने बताया था कि एमआरएनए वैक्सीन बहुत ही सस्ती हैं, बहुत तेजी से बन जाती हैं,
फ्लेक्सिबल हैं, जल्दी से उनमें चेंज किए जा सकते हैं, एफिशिएंसी तो है ही ज्यादा उनकी, इस वजह से इनको नोबेल मिला था। तो अब आपको पूरा समझ में आया होगा कि जो मैंने बात शुरू से की थी कि न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन की वजह से एमआरएनए वैक्सीन का निर्माण संभव हो पाया। अगर ये मॉडिफाई नहीं करते तो वो रिएक्ट करता और उनकी दक्षता कभी भी अच्छी नहीं हो पाती। तो ये एक प्रमुख बैरियर था। इसके साथ साथ एमआरएनए वैक्सीन में कुछ और भी बैरियर थे। नंबर एक, बहुत ही अनस्टेबल है, तो इसलिए उसका टेम्परेचर कम रखना पड़ता है वैक्सीन का। दूसरा, साथ के साथ जब हमारे वो बहुत ही फ्रेजाइल होता है एमआरएनए, तो जब हमारे शरीर में आता है तो हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम है जो उसको काट पीट देते हैं, नष्ट कर देते हैं एमआरएनए को। तो उसके लिए क्या इलाज ढूंढा गया? उसको एक लिपिड के, अभी जो मैंने पहले बताया था, लिपिड के नैनो पार्टिकल्स में डाल के हमारे शरीर के अंदर भेजा जाता है। तो इसके संदर्भ में जितनी भी चुनौतियां थी उन सबको दूर कर लिया गया। और दूसरा एक और रीजन जो मैं भी बता रहा था पहले कि ये बहुत जल्दी बन जाती हैं, इनका जो प्रोसेस है वो स्पीडी है, बहुत तेजी से इनको बनाया जा सकता है। उसका कारण क्या है? अन्य वैक्सीन की तुलना में, अन्य वैक्सीन में क्या करना पड़ता है? सेल कल्चर करना पड़ता है। सेल कल्चर का मतलब, मान लो कि मैंने प्रोटीन वैक्सीन बनाई जिसमें मैं स्पाइक प्रोटीन को हमारे शरीर के अंदर भेजूंगा। कोरोना के ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन है उसकी भी वैक्सीन बनती है कि उस प्रोटीन को हमारे शरीर के अंदर भेजते हैं, हमारा शरीर उसको फॉरेन एलिमेंट की तरह लेता है और वो टी सेल और बी सेल का निर्माण कर देता है। लेकिन उस प्रोटीन के निर्माण को जो लैब में करना वो काफी लंबा प्रोसेस है। उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम कोरोना वायरस के जो स्पाइक प्रोटीन है उसके जीन को निकालेंगे। कोरोना वायरस से उस जीन को निकाला, उस जीन को फिर हम किसी और वायरस में डालेंगे। कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के जीन को निकाला, उसको किसी और वायरस के अंदर डालेंगे, फिर उस वायरस को किसी अन्य एनिमल को या किसी अन्य इंसेक्ट में, जैसे मॉथ है, उस मॉथ एक कीड़ा है, छोटा सा कीट है, उसको इन्फेक्ट कराएंगे। जब उसको इन्फेक्ट कराएंगे तो उसके अंदर अब उस कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन का जीन पहुंच गया। अब वहां उस मौत में अब स्पाइक प्रोटीन बनने लगेगा। फिर उस मौत से उस स्पाइक प्रोटीन को निकाला जाएगा, प्यूरिफाई किया जाएगा, फिर जाके स्पाइक प्रोटीन हमारे पास पहुंचेगा और उसका इंजेक्शन बनेगा और वो व्यक्ति में दिया जाएगा। तो इसमें कम से कम 6 से 7 वीक लग जाते हैं, 6-7 सप्ताह लग जाते हैं। तो लंबा प्रोसेस है। लेकिन ये जो एमआरएनए वैक्सीन का नाम बहुत ही जल्दी हो जाता है। आप एमआरएनए लेंगे, उससे आप पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आप डीएनए टेम्पलेट का निर्माण करेंगे और उस डीएनए टेम्पलेट से आप कितने भी एमआरएनए बनाते जाइए, तुरंत बनते चले जाएंगे। और इसमें, इस फील्ड में बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुका है, तो बहुत इजीली ये काम हो जाता है, तो बहुत जल्दी हो जाता है, फ्लेक्सिबल है, इसलिए एमआरएनए वैक्सीन को काफी एफिशिएंट माना जाता है। और कोरोना जैसी बीमारी के लिए तो मास प्रोडक्शन होना वैक्सीन का बहुत जरूरी है, बहुत तेजी से, और चेंजेस भी बहुत तेजी से होते हैं क्योंकि कोरोना वायरस म्यूटेंट या उसमें म्यूटेशन होता रहता है, नए नए वेरिएंट आते रहते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा इस कोरोना वायरस से जुड़ी हुई वैक्सीन के संदर्भ में था और मेडिसिन का नोबेल था। तो कुल मिला के ये एक तरह से एमआरएनए वैक्सीन पर पूरा टॉपिक था। तो आपको पता होना चाहिए डीएनए क्या है, एमआरएनए क्या है, डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंसेस है, हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की हैं, आरबीसी, प्लेटलेट्स, इनके क्या काम है, ठीक है। और पूरा का पूरा ये प्रोसेस भी आपको आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम नोबेल प्राइज का फिजिक्स का देखेंगे। इस क्लास में हम मेडिकल तक ही रुकते हैं या मेडिसिन वाले नोबेल तक ही रुकेंगे। ठीक है, थैंक यू।